नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट पेपर में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आपके सामान्य जीके तथा 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के सम्मिलित किए गए हैं। उन 40 क्वेश्चन में आपके अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं और उत्तर प्रदेश स्पेशल की घटनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऑलरेडी चैनल पर 9 वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अतः आपको अगर कोई हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको बेटर टू बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश भारत के दक्षिण मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक 240 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सत्य है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का एनालाइज करके कि उत्तर प्रदेश भारत के कहाँ पर स्थित है। दक्षिण में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर मध्य में आपका स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 240 किलोमीटर ना होकर 650 किलोमीटर है। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई 650 किलोमीटर है, उसकी जगह कितना होना चाहिए? 240 किलोमीटर आपका होना चाहिए। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 3,24,098 वर्ग किलोमीटर, 2,40,628 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर, 2,50,928 वर्ग किलोमीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के संबंध में कुछ फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % अपने पास रखता है? तो ध्यान रखिएगा, 7.33% टोटल आपका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का भारत के टर्म में। बात करते हैं एरिया वाइज उत्तर प्रदेश कौन सी रैंक रखता है भारत में। तो टोटल 4th रैंक रखता है भारत में उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य आपके बड़े हैं? तो नंबर 1 पर आपका आता है राजस्थान, जो कि उत्तर प्रदेश से बड़ा है। दूसरा आपका आता है MP, और तीसरा आता है आपका महाराष्ट्र। ये जो 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के बड़े हैं आपके क्षेत्रफल में, जबकि चौथी जो आपकी रैंक आती है वो आती है उत्तर प्रदेश की। तो इसलिए क्वेश्चन का फैक्ट भी लर्न करना कंपलसरी है। साथ ही साथ में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका अक्सर करके पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा देश आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आपका नेपाल ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ में आपकी सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं नेपाल देश की कंट्री के बारे में कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। तो एक एक करके इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। बात करते हैं कि नेपाल आपका कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के ये नॉर्थ एरिया में आपका स्थित है। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। कितने ज़िले आपके सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के? तो आपके 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ में। कौन कौन से ज़िला हैं, एक एक करके हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आपका पीलीभीत। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपके ये चीज़ें करा रहा हूँ वो वेस्ट से ईस्ट की ओर आपकी करा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्रम भी आपको लर्न ईजिली हो जाए। जो दूसरे नंबर का ज़िला है वो है आपका लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी के ईस्ट में यानी आपका जो पूरब में आता है वो है आपका बहराइच। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के पूरब में आता है आपका सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर के पूरब में आता है आपका महाराजगंज। ये जो 7 ऐसे ज़िले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, सीमा साझा करते हैं आपके नेपाल देश के साथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शीतोष्ण जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए क्योंकि शीतोष्ण क्यों पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका जो भारत है उसके किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपके नॉर्थ इंडिया में आता है, और नॉर्थ इंडिया आपका क्या है? शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम विधान परिषद सभापति कौन था? श्री रघुनाथ विनायक, श्री दरबारी लाल शर्मा, श्री चंद्रभाल, शिव प्रसाद गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपके। तो डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद था, यानी क्या था? प्रथम विधान परिषद सभापति कौन था उत्तर प्रदेश का? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्री चंद्रभाल आपके प्रथम विधान परिषद सभापति थे उत्तर प्रदेश के। अब बात करते हैं ये कब से कब तक रहे थे, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 में ये बने थे, और उससे कब तक ये रहे थे? तो ध्यान रखिएगा 6 मई 1958 तक ये इस पद पर रहे थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? पुरुषोत्तम दास टंडन, बनारसी दास, धर्म सिंह, श्रीमती सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्योंकि श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। प्रथम महिला गवर्नर थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ही नहीं जबकि इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट जिसकी आपकी क्या थी? प्रथम महिला गवर्नर जनरल बनी थी। ये उत्तर प्रदेश की तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑलरेडी बनी ही थी। अब ये गवर्नर जनरल उत्तर प्रदेश की कब बनी थी वो भी देख लीजिए। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ये आपकी प्रथम महिला गवर्नर जनरल बनी थी उत्तर प्रदेश की। बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में। तो पुरुषोत्तम दास टंडन आपके प्रथम अध्यक्ष थे आपके विधानसभा के, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये बने कब थे? तो 31 जुलाई 1937 में ये प्रथम बार उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा? गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, संपूर्णानंद, रमेश भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, रमेश भंडारी। क्योंकि रमेश भंडारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ना कि आपके मुख्यमंत्री। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है लर्न करना। बात करते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के ये पहले आपके क्या थे? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रह चुके हैं, इस चीज़ को भी आपको याद करना है। वहीं चंद्रभानु गुप्त की बात करें तो ये आपके 3rd सीएम थे। संपूर्णानंद की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश के 2nd सीएम रह चुके हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, रमेश भंडारी कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे।
उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? अप्रैल 1968, फरवरी 1968, अक्टूबर 1970, अक्टूबर 1969, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, फरवरी 1968 में उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। ये कब से कब तक लगा था ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। 25 फरवरी 1968 ईस्वी में ये लागू हुआ था और कब से कब तक चला था ये क्वेश्चन आपका अक्सर करके पूछा जाता है। तो 25 फरवरी 1 साल के लिए लगा था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल कितनी बार उत्तर प्रदेश में आपका राष्ट्रपति अब तक शासन लग चुका है? तो 10 बार लग चुका है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, पुरुषोत्तम दास टंडन, चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कब बनी है वो देखते हैं। तो ये बनी है आपकी 15 अगस्त 1947 को, ये चीज़ आपको याद रहेगी। अब इनके बारे में फैक्ट समझ लीजिए। किसी भी स्टेट की महिला गवर्नर जनरल वाली प्रथम महिला थी आपकी, क्या थी आपकी? प्रथम महिला थी आपकी गवर्नर जनरल बनने वाली, ये चीज़ आपको याद रखनी है किसी भी स्टेट की इंडिया में। तीसरा जो इसके बारे में आपको पॉइंट याद रखना है वो रखना है ये आपकी ये प्रथम महिला और थी। अब प्रथम महिला का इन्हें उपाधि किसके अंतर्गत मिली है? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी अध्यक्ष करने वाली भी प्रथम महिला थी आपकी, कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि बनी थी आपकी भारतीय। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। जो अलग ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में जान लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रह चुके हैं। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन आपके प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, ये चीज़ है जो लर्न करनी है। वहीं आपके चंद्रपाल वाल जी के बारे में प्रथम सभापति रहे हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, मतलब आपको देखना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। इसके उत्तर में शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं, इसके दक्षिण में गंडक नदी बहती है, इसके दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी बहती है, इसके उत्तरी दिशा में नेपाल स्थित है, इसमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इसके दक्षिण में गंडक नदी बहती है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो, देखिए। तो ये जो गंडक नदी है वो दक्षिण में ना बहकर उत्तर प्रदेश के कहाँ बहती है? ये पूर्व दिशा में आपकी ये बहती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि उत्तर में शिवालिक श्रेणी स्थित है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण पश्चिम में आपकी यमुना नदी बहती है, इसकी उत्तरी दिशा में आपका नेपाल देश भी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उड़ीसा राज्य है, जो एकमात्र ऐसा राज्य है ऑप्शन में जो दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ में कितने राज्य आपके सीमा साझा करते हैं। तो उनमें से तो एक यूटी करता है, वो है आपका दिल्ली। और कितने राज्य करते हैं? तो टोटल आपके 8 राज्य हैं जो आपके सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। कौन कौन से राज्य हैं वो भी देख लीजिए, एक एक करके हम बात करते हैं। पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका झारखंड, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, जो कि उधर ही आपका स्थित है। ये इस तरह से लर्न करने हैं कि आपको ईजिली तरीके से लर्न हो जाए। चौथा आपका पूरब में ही है आपका बिहार है।
पाँचवा कौन सा है, तो पाँचवा है आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश। छठवां है आपका क्या, तो छठवां है आपका उत्तराखंड। वहीं अगर हम सातवें की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। सातवां है आपका राजस्थान जो कि आपके वेस्ट में स्थित है। वहीं आठवां स्थित है आपका हरियाणा। ये जो 8 राज्य हैं इनके लर्न भी और लोकेशन भी आपको लर्न रहनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है आपका उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़, बागपत, शामली, भदोही, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला एरिया वाइज कौन सा है, तो वो है आपका हापुड़। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, तो 660 किलोमीटर का इसका टोटल क्षेत्रफल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हापुड़ आपका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में जो भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितने किलोमीटर की है, 34 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक रफली मैं चित्र बना रहा हूँ इस तरह से। ये क्या है कि मान के चलना कि ये उत्तर प्रदेश का एक मैप है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहारनपुर के क्षेत्र के अंतर्गत जो भावर क्षेत्र की चौड़ाई है, अब ये भावर क्षेत्र क्या है, तो जो उत्तर प्रदेश का ये नॉर्थ वाला क्षेत्र हम इसे भावर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र आपका कहलाता है। इसकी चौड़ाई आपसे पूछी गई है यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या है, सहारनपुर है आपका। तो सहारनपुर के आसपास में इसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है, तो वो है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 34 किलोमीटर की इसकी आपकी चौड़ाई है सहारनपुर के पास में भावर क्षेत्र के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किस जिले में किया गया, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 गोरखपुर जिले में किया गया है। किनके द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। किसका किया गया है, नानाजी देशमुख पार्क का। कब किया गया है, जनवरी 2025 में। अब इसे बनाने में कितनी लागत लगने वाली है वो चीज़ भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये लागत लगने वाली है वो है आपकी 172 लाख रुपए। कितनी है आपकी, 172 लाख रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सरकार और सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपना पहला कैंपस खोलने के लिए समझौता किया गया है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार और किन के मध्य है, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक कैंपस खोलने का प्रावधान या समझौता किया गया है, किस जिले में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वहाँ पर खुलने की बात की गई है, जिसका मुख्यालय है आपका ग्रेटर नोएडा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ग्रेटर नोएडा में समझौता किया गया है एक कैंपस खोलने का, किसके द्वारा, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है आपके एजुकेशन को बढ़ावा देना। दूसरी जो आपकी संस्कृति है अपने उत्तर भारत की, उसको समझना भी इसका क्या है, इम्पोर्टेंस है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर। जनवरी 2025 के मध्य जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश के में किया गया है जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन। बात करते हैं कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि उद्घाटनकर्ता का अक्सर करके नाम पूछा जाता है। तो CM योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
अब बात करते हैं, हो सकता है कि ये प्रयागराज के नाम से ना पूछा जाए, हो सकता है आपसे इसका पुराना नाम भी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा इसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद है। कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये गंगा और यमुना नदी के संगम पर आपका स्थित है। संगम को आपको कभी नहीं भूलना है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, शामली, प्रयागराज, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में बनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शामली जिले में उत्तर प्रदेश का पहला निजी पार्क आपका बनाने की घोषणा की गई है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई है, तो नवंबर 2024 में इसकी घोषणा की गई है। लगभग 1 साल पहले इसकी घोषणा की गई थी, लगभग 1 साल पहले इसकी घोषणा की गई है। अब इसमें जो लागत लगने वाली है वो कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि लागत कितनी इसके अंतर्गत बनाने में लग जाएगी, तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। तो 626 करोड़ लगभग आपके इतने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत किया जाना है, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के अंतर्गत इसे विकसित किया जाना है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 शामली जिला। उत्तर प्रदेश के द्वारा किसी बैंक के साथ समझौता करके गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक, पंजाब बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और किस बैंक के द्वारा समझौता किया गया है जिसके तहत गारंटी मोचन निधि की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। अब ये समझौता कब किया गया वो भी इम्पोर्टेंट, तो ध्यान रखना 22 नवंबर 2024 में ये समझौता किया गया है। अब ये समझौते करने से फ़ायदा क्या होने वाला है वो भी समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है कि रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया, सरकार की गारंटी मोचन, मतलब क्या है कि आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि आप अपने लिए कोई सहायता कर सकें और अपना रोजगार स्थापित कर सकें। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। तो ये चीज़ एक एक है जो आपको लर्न करनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि भारत 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृषि भारत नामक आपका मेले का आयोजन किया गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। अब बात करते हैं कि लखनऊ में इसका आयोजन कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 15 से लेकर 18 नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं इस आयोजन की थीम क्या थी, इम्पोर्टेंट आपकी अक्सर करके थीम मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा हार्वेस्टिंग इन्वेस्ट क्या है आपकी, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसकी थीम है इस प्रकार 2024 की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका जो शिलान्यास किया गया या फिर कह सकते हैं कि आयोजन किया गया वो लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर बने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, लखनऊ, महाराजगंज, श्रावस्ती, किशनगंज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
25 अक्टूबर 2024 को किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, महाराजगंज में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 7 मार्च 2025 को रंगो उत्सव 2025 का शुभारंभ किस जिले में किया गया? मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2025 के रंगो उत्सव का आयोजन किया गया है 7 मार्च को, शुभारंभ किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इसे मथुरा में आयोजन किया गया। मथुरा का भी एक कस्बा है जिसे हम बरसाना कहते हैं। क्या है आपका? बरसाने में इसका आयोजन किया गया। बरसाने से संबंधित रिलेटेड बात है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक मंदिर है जिसे हम राधा रानी टेम्पल कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 1, मथुरा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 243 का आई, अनुच्छेद 243 का के, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अनुच्छेद 243 आई के तहत इसका प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है आपका राज्य का राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल इसका गठन करेगा। कितने साल के लिए गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 280 जो संबंधित है वो आपका राष्ट्रीय वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका राष्ट्रीय वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 280। वही हम बात करते हैं 324 की, तो ये संबंधित है आपका जो आपका ECI है आपका उससे संबंधित है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अनुच्छेद 243 का संबंध है राज्य चुनाव आयोग से। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, 243 का आई। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? लद्दाख, लेह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कवरत्ती, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुजरात, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती ना होकर क्या है आपकी श्री विजयपुरम में। इसका नाम चेंज हो गया है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को इसके अंतर्गत ऐड किया है। तो राजधानी अब क्या हो गई है इसकी? श्री विजयपुरम हो गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि पहले क्या हुआ करती थी, लास्ट में यानी जो ओल्ड नेम इसका क्या था, तो वो था आपका पोर्ट विलियर। तो इसको भी आपको याद रखना हो सकता है कि किसी भी नाम से आपसे पूछ ले। जबकि कवरत्ती किसकी राजधानी है? तो कवरत्ती राजधानी है आपके लक्षद्वीप की। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मुगल शासक नहीं है? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से मुगल शासक नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, बलबन। क्योंकि बलबन आपका तुगलक वंश से रिलेटेड करता है। किस वंश से? आपका तुगलक वंश का आपका शासक था, ना कि आपके मुगल वंश का। बात करते हैं मुगल वंश की, तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। जबकि बहादुर शाह जफर जो सेकंड है वो अंतिम राजा था आपका मुगल राजा। क्या था आपका? अंतिम राजा था आपका मुगलों में, जिनकी डेथ कहाँ पर हो गई थी? डेथ हो गई थी आपके म्यांमार में। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बलबन आपका मुगल शासक नहीं है। मुगल शासक अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 30, 1530 से 56, 1556 से 6, 1606 है वो, 1606 से 27, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि अकबर के शासनकाल की बात करते हैं कब से कब तक रहा था।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अकबर का काल 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहा है। ये चीज़ आपको इस तरह से आप लिख लीजिए। तो भाई बात करते हैं अकबर की, तो ये कौन सा राजा था मुग़लों में, तो ये आपका थर्ड राजा था मुग़लों में। यानी बात करते हैं 1526 से 30 की, तो ये किसका शासनकाल है, तो ये आपका यानी भारत में बाबर का शासनकाल है। 1530 से लेकर 56 तक कौन रहा था, तो इनका जो पिता था आपका हुमायूं रहा था, आपके अकबर के पिता। ये अकबर का शासनकाल दे रखा है। वहीं जो तीसरा शासनकाल है वो है आपका जहांगीर का। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल मेंबर थे आपके 7, इंक्लूडिंग आपके कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समेत। जबकि राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो प्रथम प्रधानमंत्री हैं भारत के। और वहीं बात करते हैं सरदार पटेल जी की, तो प्रथम होम मिनिस्टर थे आपके भारत के। होम मिनिस्टर के साथ साथ में और कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा पहले आपके डिप्यूटी पीएम रह चुके हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय देश नहीं है, इटली, जर्मनी, पराग्वे, बेलारूस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से यूरोपीय देश कौन सा नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 पराग्वे। क्योंकि पराग्वे कहाँ पर स्थित है, तो पराग्वे आपका स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। जबकि इटली, जर्मनी, बेलारूस आपके तीनों ही यूरोपीय कंट्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन G7 की बैठक 2025 में कहाँ पर हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन G7 की कि 2025 में इसकी बैठक कहाँ पर आपकी हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 कनाडा में इसकी बैठक 2025 में हुई थी। कनाडा में कहाँ पर हुई थी, तो कनाडा की राजधानी ओटावा में इसकी बैठक हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं G7 में 7 ऐसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया की लगभग 40% इकोनॉमी को होल्ड करती हैं। कौन कौन से इसमें जो देश शामिल है वो भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 7 देश आपके बचे हुए हैं, उनमें से नंबर 1 पर है आपका USA है, दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा आपका फ्रांस है, चौथा हो गया आपका जापान, पांचवा आपका इटली है, वहीं आपका एक और है इसमें यूनाइटेड किंगडम है, और एक मिला लीजिए आप जर्मनी को। तो ये देश हैं जो कि आपके G7 के देश हैं। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 कनाडा में इसकी बैठक की गई 2025 में। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तेहरान, सना, रियाद, इस्लामाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सऊदी अरब अक्सर करके आपका चर्चा में, हाल फिलहाल में तो चर्चा में है ही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसकी राजधानी रियाद होगी। जबकि तेहरान किसकी राजधानी है, तो तेहरान आपकी इराक की राजधानी है। सना किसकी राजधानी है, तो ये आपकी ओमान की राजधानी है। वहीं इस्लामाबाद किसकी राजधानी है, तो ये आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन में पूछा गया था सऊदी अरब की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रियाद। हाल ही में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया, BR गवई, सूर्यकांत शर्मा, संजय मल्होत्रा, प्रवीण रंजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 सूर्यकांत शर्मा। इनका जो कार्यकाल कब से प्रारंभ होने वाला है, तो इनका कार्यकाल प्रारंभ होने वाला है 24 नवंबर 2025 से। इम्पोर्टेंट है।
कौन से नंबर के ECI होंगे आपके, CJI होंगे आपके, क्योंकि सेंट्रल जुडिशरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, CJI होंगे। कौन से नंबर के होंगे, तो ये 53वें नंबर के होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करते हैं इनका कार्यकाल कौन से नंबर के हैं, तो ये 52 नंबर के हैं और इनका कार्यकाल आपके 23 नवंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। इनको ये क्या करेंगे, ये रिप्लेस्ड करेंगे। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। किसी भी CJI की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर 124 आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर इसका प्रावधान दे रखा है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। जो अदर ऑप्शन है क्या वो भी इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल है। संजय मल्होत्रा कौन है, तो ये आपके RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगर वही बात करते हैं प्रवीण रंजन की, तो प्रवीण रंजन कहाँ पे हैं, तो प्रवीण रंजन आपके महानिदेशक बनाया गया है। लेकिन किसका महानिदेशक बनाया गया है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें महानिदेशक बनाया गया है SSB का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, सूर्यकांत शर्मा। विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट आपका किया जाता है प्रत्येक वर्ष, 8 मार्च, 11 जुलाई, 16 सितंबर, 10 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो विश्व महिला दिवस। क्या किया जाता है, विश्व महिला दिवस। वहीं अगर बात करते हैं 16 सितंबर की, तो ये किया जाता है वर्ल्ड ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम 10 दिसंबर की बात करते हैं, तो विश्व मानव अधिकार दिवस क्या है आपका, विश्व मानव अधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक 10 दिसंबर को। तो इस प्रकार जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से G7 का कौन सा देश नहीं है, रूस, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का देश नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका रूस है, जो G7 का सदस्य देश नहीं है। जबकि अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम आपके तीनों ही आपके G7 के देश हैं। टोटल कितने देश हैं आपके G7 के, तो G7 में आपके वर्तमान में 7 मेंबर्स हैं आपके। वो कौन कौन से हैं, तो 3 तो ये हो गए, चौथा आपका है जापान, 5वां है आपका फ्रांस, 6वां हो जाएगा आपका इटली और 7वां हो जाएगा आपका जर्मनी। ये हैं आपके 7 जो देश हैं जो G7 के हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूस इसका सदस्य देश नहीं है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आपका आया गया था, जिसके द्वारा भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इंदौर शहर को घोषित किया गया है। अब बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के बारे में। तो इसमें आप कितनी कैटेगरी डिसाइड करते हैं, तो 3 कैटेगरी आपके डिसाइड करते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी डिसाइड करते हैं वो भी एक एक करके हम इसमें से समझ लेते हैं। नंबर 1 कैटेगरी होती है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो जनसंख्या होनी चाहिए मोर देन आपकी 10 लाख, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कितनी होती है, तो ये होती है मोर देन आपकी कितनी होनी चाहिए, लगभग 3 से लेकर 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। जबकि थर्ड कैटेगरी होती है आपकी लेस देन आपकी होनी चाहिए 0 से लेकर 3 लाख के मध्य में। अब इन जनसंख्या के मामले में आपकी 3 कैटेगरी चलती हैं और उनके अनुसार ही हम जो शहर होते हैं उनको रैंकिंग प्रदान करते हैं। बात करते हैं एक एक रैंकिंग की। मोर देन इसके अंतर्गत किसे प्रदान किया गया, तो इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है इंदौर को, इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है आपकी अमरावती को, और इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है आपके देवास को।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा बिहार आम सभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बिहार आम चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 फेजेज में कराने की घोषणा की है। अब ये कौन कौन से 2 चरण है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बिहार चुनाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बिहार चुनाव 2025। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं आम चुनाव की, तो 2 फेज़ों में इसे कराने का प्रावधान किया गया है। तो पहला फेज़ कब है? तो पहला फेज़ है आपका 6 नवंबर को, दूसरा फेज़ है आपका 11 नवंबर को, और रिजल्ट घोषित कब किया जाएगा? तो रिजल्ट है आपका 14 नवंबर को। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी सीटों पर आपके चुनाव कराए जा रहे हैं। तो 243 सीटों पर आपके चुनाव कराए जा रहे हैं। एमएलए की टोटल सीट है आपकी बिहार में। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी पटना। वर्तमान में आपके सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है, लेकिन 14 तारीख को कौन बनेगा नहीं पता। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, मतलब आज की हम बात कर रहे हैं 5 नवंबर 2025 की। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 324 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ था? आतंकवाद, ड्रग तस्करी, बाल मजदूरी, रक्षा प्रणाली का सुधार करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा किसके खिलाफ? ऑप्शन नंबर 1 आतंकवाद के खिलाफ ये चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, जब कुछ टेररिस्ट ने हमारे कहाँ पर पहलगाम में अटैक कर दिया गया था, उस समय हमारे कुछ लोग मारे गए थे। टेररिस्ट अटैक आपका हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य में, तो उसमें कुछ लोग मारे गए थे भारत के। उसके एवज में ही भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा राज्य विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर संसद के गठन की बात की जा रही है कि किनसे मिलकर बनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं संसद की। तो देखिए संसद का गठन का प्रावधान कहाँ पर दे रखा है? तो इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 79 में। अब बात करते हैं ये किससे मिलकर बनी होती है, एक एक करके उनसे भी प्रावधान समझ लेंगे। तो ये मिलकर बनी होती है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर ये बनी होती है। राज्यसभा का गठन होता है आपका आर्टिकल नंबर 80 में, लोकसभा का गठन होता है आर्टिकल नंबर 81 में, और प्रत्येक देश का आपका एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, वो होगा आर्टिकल नंबर 53 में। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर होगा आपका 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है आपकी संसद। संसद कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, हंगरी, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कीर स्टारमर आपके किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ब्रिटेन देश के ये प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक भारतीय ऋषि सुनक हैं। क्या है आपके? ऋषि सुनक को हराकर आपके बने हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन के पीएम है आपके कीर स्टारमर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है आपकी लंदन। निम्नलिखित में से किसका मात्रक हर्ट्ज है? कार्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी यूनिट का मात्रक क्या है आपका हर्ट्ज है?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आवृत्ति का मात्रक होती है हर्ट्ज। जबकि कार्य का मात्रक क्या होती है, तो कार्य का मात्रक होती है आपकी जूल, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है। आवर्तकाल का मात्रक होता है आपका सेकंड, वहीं दाब का मात्रक होती है आपकी पास्कल। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, आवृत्ति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789, 1917, 1914, 1939, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1789 ईस्वी को हुई थी। एग्जैक्ट डेट कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई। कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। जबकि 1917 में किसकी क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो ये रूसी की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक एक करके बात कर लेते हैं। 1914 से लेकर 18 ईस्वी तक चला था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए इसी तरह से आपको लर्न करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपके 3-4 क्वेश्चन सॉर्ट आउट होने चाहिए। 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चला था। इसको भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी जी के साथ में नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बारदौली सत्याग्रह। क्योंकि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वही बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो ये कब हुआ था भारत में, तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। और इन तीनों का संबंध है आपका महात्मा गांधी जी से। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपके संडे को एक इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स आपके इंक्लूड होंगे लगभग 4 मंथ के। अब वो 4 मंथ कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से लेकर आपके 31 अक्टूबर तक के हम करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, आप हमें वहां पर जाके सजेशन दे सकते हैं कि क्या हम आपके लिए बेटर से बेस्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सॉरी मतलब आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।